Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of the ancient history. The topic name is Vedic Age. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट किया। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। उसके बाद जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हम वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे, वेरियस एंशिएंट रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके मॉडर्न नाम क्या है वो हम देखेंगे, और किस किस स्कॉलर के द्वारा कहा गया कि आर्यंस का होमलैंड क्या है। उसके बाद हम मंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम गायत्री मंत्र, यजुर्वेद, उसका हम लोग चार जो हमारे वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम डीप स्टडी करेंगे चारों वेद के बारे में। फिर हम लोग उपनिषद, देन कठ उपनिषद, इसके बारे में छंदों के उपनिषद के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द महाभारत एंड और भी बच्चों हम लोग जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द जिस्ट हम जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आप कह सकते हैं जिस्ट के बीच में ही हम थोड़े थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे, ताकि आप क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। चलिए आज से सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चलिए। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। चलिए बच्चों, अब हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट यही पूछा हुआ है, जो वैदिक शब्द है ये इसको कहाँ से डिराइव किया गया है। इसको संस्कृत शब्द वेद से जो है डिराइव किया गया है। किसको? वैदिक को जो है संस्कृत शब्द वेद से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, वैदिक का मतलब होता है ज्ञान या फिर नॉलेज। उसके बाद अगला पॉइंट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कौन सी सिविलाइजेशन का जो है डेवलपमेंट हुआ, या फिर कौन सी सिविलाइजेशन डेवलप हुई। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद बच्चों वैदिक सिविलाइजेशन या फिर आर्यन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो द सिविलाइजेशन दैट डेवलप The civilization that developed in India after Indus civilization is called Vedic और Aryan civilization। दो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला पॉइंट यही पूछा हुआ है, संस्कृत शब्द वेद से जो है या फिर आप कह सकते हैं जो वैदिक शब्द है इसकी उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस शब्द से हुई है। तो संस्कृत शब्द वेद से जो है वैदिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। दूसरा, और इस वैदिक शब्द, वैदिक का मतलब होता है नॉलेज या फिर ज्ञान। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि इंडस वैली भारत में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद किस सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट या फिर विकास होता है। तो वैदिक सिविलाइजेशन या फिर जो है आर्यन सिविलाइजेशन डेवलप होता है आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। ठीक, उसके बाद ये हम जो आर्यन सिविलाइजेशन कह रहे हैं, यहाँ पे आर्य शब्द का मतलब क्या होता है। तो आर्य शब्द का मतलब होता है ग्रेट या फिर हाई बॉर्न। ठीक है, जो हाई कास्ट सोसाइटी में, हाई कास्ट में जिनका जन्म होता है या फिर हाई बॉर्न को कहा जाता है आर्य। ठीक है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछा हुआ है आर्य का मतलब क्या होता है, ग्रेट या फिर हाई बॉर्न। इसको याद कर लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए, प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद इन क्लासिक संस्कृत द वर्ड आर्य मीन्स नोबल मैन। ठीक है, अगर आप क्लासिक संस्कृत की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आर्य शब्द का मतलब होता है नोबल मैन। ध्यान रखिएगा,
पहला पॉइंट ये हम लोगों ने पढ़ा कि आर्य का मतलब होता है ग्रेट या फिर हाई बॉर्न। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि क्लासिक संस्कृत में जो है आर्य का मतलब होता है नोबल मैन। ठीक है, चलिए अब हम आगे के पॉइंट्स को कंप्लीट करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ आर्यंस इज मेनली नोन फ्रॉम वेदास। अब देखिए, जहां हम बात कर रहे हैं आर्यंस की, जस्ट वेट, जहां हम बात कर रहे हैं आर्यन आर्यन सिविलाइजेशन की, या फिर आर्य का मतलब होता है ग्रेट या फिर हाई बॉर्न। क्लासिक संस्कृत में जो है आर्य का मतलब होता है नोबल मैन। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के 1999, यूपीएससी आईएएस 99 एंड उसी साल जो है यूपीपीसीएस में भी 1999 में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो शब्द आर्य है ये किसको डिनोट करता है, किसी एथनिक ग्रुप को, या फिर नोमैडिक पीपल को, या फिर स्पीच ग्रुप को, या फिर सुपीरियर रेस को। तो यहाँ से आप क्या इसका सही जवाब देंगे, ग्रेट या फिर हाई बॉर्न लिखा है या फिर नोबल मैन लिखा है। इट मीन जो हमारा फोर्थ ऑप्शन था सुपीरियर रेस, आर्यन शब्द का मतलब होता है सुपीरियर रेस। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जब हम आर्यंस के इतिहास की बात करेंगे तो इनके बारे में हमें कहाँ से नॉलेज मिल रहा है, आर्यंस के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में। तो वेदास से बच्चों, वेद से जो है हमें आर्यंस की हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा। आर्यंस तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि किस प्रकार से यूपीएससी में और यूपीपीसीएस दोनों जगह ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर्य का मतलब क्या होता है। उसके बाद जो पॉइंट अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर कि इन क्लासिक संस्कृत द वर्ड आर्य मीन्स अ नोबल मैन, यही सीधे सीधे क्वेश्चन है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स 1998 का क्वेश्चन था कि मीनिंग ऑफ द टर्म आर्य believer of the god, a hereditary caste, a believer in particular religion and a noble man। तो ध्यान रखिएगा, जो भी हम पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा यही क्वेश्चन है कि इन क्लासिक संस्कृत आर्य का मतलब क्या होता है, नोबल मैन होता है। ठीक है, उसके बाद देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ आर्यंस। मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम देखेंगे कि वेरियस स्कॉलर्स के द्वारा जो है क्या ओपिनियन दिया गया है कि आर्यंस का होमलैंड क्या था। तो अलग अलग स्कॉलर्स के जो है अलग अलग ओपिनियन है। प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट थियोरीज ऑन द होमलैंड ऑफ आर्यंस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग किस स्कॉलर के द्वारा जो है क्या राय दिया गया है कि आर्यंस का होमलैंड क्या है। एलडी काला की हम बात करते हैं तो एलडी काला ने कहा कि आर्यंस का होमलैंड क्या है, कश्मीर है या फिर जो है हिमालयन रीजन। ठीक है, एलडी काला के अकॉर्डिंग द होमलैंड ऑफ आर्यंस वाज कश्मीर और हिमालयन रीजन। उसके बाद पी गंगानाथ झा की हम बात करते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है ब्रह्मर्षि देश जो है इनका होमलैंड था। वहीं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के द्वारा कहा गया 7 इंडस स्टेट्स जो हैं आर्यंस का होमलैंड है। उसके बाद डीएस त्रिवेदी के द्वारा कहा गया कि देविका स्टेट जो है आर्यंस का होमलैंड है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी, उसके साथ साथ पीसीएस एग्जाम के लिए भी हो, चाहे यूपी का पीसीएस एग्जाम हो चाहे या फिर जो है किसी अदर स्टेट का जो है पीसीएस का एग्जाम हो। वहीं गॉर्डन चाइल्ड एंड नेहरिंग कहते हैं कि साउथ रशिया जो है आर्यंस का होमलैंड है। मैक्स मुलर कहते हैं सेंट्रल एशिया। बिपिन बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं नॉर्थ पोल जो है आर्यंस का होमलैंड है। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि तिब्बत वॉज द होमलैंड ऑफ आर्यंस। गाइस कहते हैं हंगरी जो है होमलैंड था आर्यंस का। वहीं हार्ट एंड पिंक का जर्मनी को बोलते हैं। देखिए ये सभी जो स्कॉलर्स के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं एलडी काला के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है
कश्मीर या फिर जो है हिमालयन रीजन। पी गंगानाथ झा के मुताबिक जो है ब्रह्म ऋषि देश को कहा गया है होमलैंड। वहीं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अकॉर्डिंग 7 इंडस स्टेट्स को कहा गया है। DS त्रिवेदी कहते हैं कि देविका स्टेट जो है होमलैंड है आर्यंस की। गॉर्डन चाइल्ड नेहरिंग कहते हैं साउथ रशिया। मैक्स मुलर वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, बाल गंगाधर तिलक वाला भी पूछा हुआ, उसके साथ दयानंद सरस्वती वाला भी। ये तीनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्स मुलर कहते हैं सेंट्रल रशिया है। वहीं बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं नॉर्थ पोल है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं तिब्बत को कि आर्यंस का होमलैंड है। गाइस कहते हैं हंगरी। एंड हार्ट एंड पिंका जर्मनी को बोलते हैं। अब हम देखते हैं ऋग्वेदिक या फिर प्री वैदिक एज के बारे में। ठीक है, देखिए आपसे एक एग्जाम ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ट्राई का मतलब क्या होता है। ट्राई, ठीक है, तो देखिए ये पूछा हुआ है। यहाँ पे हमारे सामने ये शब्द लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं आप। ये ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जब हम एक साथ जो है हम कहते हैं वेदांत ट्राई, या फिर जो है सिंपली जो है हम ट्राई कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। वैदिक एज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ऋग्वेदिक और प्री वैदिक। वैदिक एज को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वैदिक एज को जिन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया उसमें ऋग्वेदिक या फिर प्री वैदिक का ड्यूरेशन क्या है और लेटर वैदिक का जो है ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, तो ऋग्वेदिक और प्री वैदिक एज जो आप कह रहे हैं उसका ड्यूरेशन है 1500 से लेकर के 1000 BCE। वहीं जब हम बात करते हैं लेटर वैदिक एज की, इसका ड्यूरेशन है बच्चों 1000 to 600 BC। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1000 to 600 BCE जो है लेटर वैदिक एज का ड्यूरेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं ईच ऑफ द वेदास इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब देखिए जो भी वेद हम पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब के बारे में पढ़ा हो, इन सब के बारे में आप सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो जो हम वेद की बात कर रहे हैं, वेद को जो है डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। ठीक, ईच ऑफ द वेदास इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स और सेक्शन। देयर करेक्ट ऑर्डर। अब देखिए जो वेद हैं उनको जो है 4 हिस्सों में जो है डिवाइड किया गया। जो करेक्ट ऑर्डर है उन वेद, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। Their correct order is Samhita, ब्राह्मण्स, अरण्यक एंड उपनिषद। इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग बच्चों कि किस ऑर्डर में जो है वेद को डिवाइड किया गया है। ठीक है, संहितास, ब्राह्मण्स, अरण्यक्यास एंड उपनिषद। बहुत अच्छे से इसको रिकॉल कर लीजिए आप लोग, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो वेदास हैं उनको 4 पार्ट्स या फिर 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। संहितास, ब्राह्मण्स, अरण्यक्यस एंड उपनिषद। ठीक है, जब हम बात करते हैं संहितास एंड ब्राह्मण्स की, यस वेट, जब हम बात करते हैं बच्चों संहितास एंड ब्राह्मण्स की, संहितास और ब्राह्मण्स फॉर्म द कर्म कांड सेगमेंट ऑफ द वेदास। तो देखिए जो संहिता है, जो ब्राह्मण्स हैं, जो वेदास से कर्म कांड सेगमेंट है, उसको ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि वो कौन कौन से आप कह सकते हैं पार्ट्स हैं या फिर सेक्शन हैं जो वेदास के कर्म कांड को फॉर्म करते हैं। तो संहितास और ब्राह्मण्स जो है वेदास के कर्म कांड को फॉर्म करते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं आरण्यक्यास एंड उपनिषद की, तो ये जो है जो वेदास का ज्ञान कांड है बच्चों, जस्ट वेट, ज्ञान कांड जो वेदास का है उसको क्या फॉर्म कर रहा, उसको अरण्यक्यास एंड उपनिषद जो है ज्ञान कांड ऑफ वेदास को फॉर्म करते हैं। जहां संहिता और ब्राह्मण्स कर्म कांड को फॉर्म कर रहे हैं, वहीं अरण्यक्यास एंड उपनिषद जो है ज्ञान कांड को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, दे एक्सप्लिसिटली फोकस ऑन फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। जो हिस्ट्री है ऋग्वेद की एज की, उसको हम क्या कहते हैं, उस इज नोन फ्रॉम ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेदिक एज जो हम लोगों ने बात किया, ऋग्वेदिक एज कहिए या फिर जो है प्री वैदिक एज कहिए, जिसका ड्यूरेशन हम लोगों ने देखा 1500 से 1000 BCE। वहीं हम लोग जो लेटर वैदिक एज की बात कर रहे हैं जिसका ड्यूरेशन है
1000 to 600 BCE। तो ऋग वैदिक एज या फिर प्री वैदिक एज के बारे में जो है आखिर हमें कहाँ से पता चल रहा है, तो ऋग वेद से जो है हमें ऋग वैदिक एज या फिर जो है बच्चों प्री वैदिक एज के बारे में पता चल रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कि इसका ऋग वैदिक एज या फिर प्री वैदिक एज का ड्यूरेशन क्या है, आगे जो है लेटर वैदिक एज का ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप लोगों से पूछा हुआ है। हम लोगों ने देखा क्वेश्चन, अब मैंने आप लोग को बताया कि आर्यंस का मतलब क्या होता है, या फिर जो है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हो, जब हम चारों वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जब हम इन चारों वेदों की बात करते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ओल्डेस्ट पुराना वेद क्या है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इन चारों वेदों में जो है जो ओल्डेस्ट वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद एमंग ऑल द फोर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, ये संहिता और ब्राह्मण जो है कर्म कांड को फॉर्म कर रहे हैं, ये आरण्यक उपनिषद जो है ज्ञान कांड को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंट और पढ़ा था बच्चों, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ठीक, जो ऋग्वेद की हिस्ट्री है, हमें ऋग्वेदिक एज की जो इतिहास है उसके बारे में हमें ऋग्वेद से पता चलता है। इट इज द ओल्डेस्ट नोन बुक इन द वर्ल्ड बट स्कॉलर्स हैव डिस्प्यूट ओवर इट्स ऑथर एंड पीरियड ऑफ कंपोजिशन। तो ध्यान रखिएगा, जो ऋग्वेद है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है चारों वेद में, और ऋग्वेद जो है बच्चों ओल्डेस्ट नोन बुक है इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद आयरन इज नॉट मेंशन इन द ऋग्वेद बट इज फाउंड इन द लेटर वैदिक लिटरेचर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा मेटल जो है ऋग्वेद में, किस मेटल के बारे में ऋग्वेद में मेंशन नहीं किया गया है और उसके बारे में जो है बट लेटर वैदिक लिटरेचर में जो है मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, आयरन। आयरन के बारे में जो है ऋग्वेद में मेंशन नहीं किया गया है बट इसके बारे में जो है लेटर वैदिक लिटरेचर में मेंशन किया गया है। ठीक, अब उसके बाद जो है अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। और मैंने आप लोगों से बोला भी था कि कुछ रिवर्स से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि किस रिवर का जो है एंशिएंट नेम क्या है और मॉडर्न नेम क्या है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 4 रिवर्स ऑफ अफगानिस्तान, जिसका नाम था क्रुमु, कुबा, गोमती एंड सुवस्तु। ठीक है, तो जब हम कुबा की बात करते हैं तो कुबा जो है बच्चों इसका मॉडर्न नाम है काबुल। काबुल ध्यान रखिएगा। वहीं जब हम बात करते हैं क्रुमु, तो क्रुमु का जो मॉडर्न नाम है वो कुर्रम नाम है। क्या नाम है, क्रुमु का मॉडर्न नाम है कुर्रम। उसके बाद हम बात करते हैं जब गोमती की, तो गोमती का जो मॉडर्न नाम है गोमल नाम है बच्चों, गोमल। वहीं जब हम सुवस्तु की बात करते हैं तो सुवस्तु का मॉडर्न नाम क्या है, श्वेत। ध्यान रखिएगा, श्वेत रिवर। ठीक, तो ये 4 रिवर्स हैं अफगानिस्तान के जिसको हम प्राचीन में क्रुमु, कुभा, गोमती, सुवस्तु के नाम से जानते थे। इनके बारे में जो है ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कुरुमु का जो है, जो कुरुमु शब्द लिखा हुआ है, जो ये रिवर है अफगानिस्तान की, इस कुरुमु का मतलब है, कुरुमु का जो मॉडर्न नाम है वो है कुर्रम। वहीं जब हम लोगों ने कुबा के बारे में पढ़ा, कुबा का मॉडर्न नाम क्या है बच्चों, कुबा का मॉडर्न नाम काबुल, गोमती का जो है गोमल, वहीं सुवस्तु का जो है श्वेत है। ठीक है, और इन सभी रिवर्स के बारे में ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। इट ऑल्सो मेंशन 7 rivers, just wait. It also mentions 7 rivers of सप्त सिंधु स्टेट, लैंड ऑफ 7 rivers। ठीक, जब हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, जहां हम लोगों ने देखा कि आयरन के बारे में नहीं मेंशन किया गया है, 4 नदियां जो अफगानिस्तान की हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने नया पॉइंट एक देखा कि जो सप्त सिंधु स्टेट की 7 नदियां हैं, लैंड ऑफ 7 rivers, इट ऑल्सो मेंशंस 7 rivers ऑफ द सप्त सिंधु स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
सप्त सिंधु स्टेट की जो 7 रिवर्स हैं उसके बारे में भी मेंशन किया गया। आखिर वो सप्त सिंधु स्टेट की 7 नदियों के क्या क्या नाम है? सरस्वती, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विपाशा, परुशनी, वितस्ता, सिंधु, शुतुदरी, देन अस्किनी। जब हम सरस्वती की बात करते हैं, ठीक है, हम लोगों ने देखा सरस्वती, देन विपाशा। विपाशा जो आप बात कर रहे हैं, विपाशा यानी कि ब्यास रिवर की हम बात कर रहे हैं बच्चों। वहीं जब हम पुरुषनी की बात कर रहे हैं, पुरुषनी जो है रवि नदी, आज का रवि नदी जो है वो पुरुषनी नदी है। वहीं वितास्ता की हम बात कर रहे हैं, वितास्ता जो है वितास्ता की हम जब बात कर रहे हैं बच्चों, वितास्ता का आज का नाम है झेलम। ध्यान रखिएगा, वितास्ता का आज का नाम है झेलम। वहीं जब हम सिंधु की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा सिंधु, सिंधु यानी कि इंडस। उसके बाद शुतुद्री की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम सतलज की बात कर रहे हैं। उसके बाद अस्कनी, अस्कनी यानी कि चेनाब। ध्यान रखिएगा, सरस्वती, ब्यास, रवि, झेलम, सतलज यानी कि ऐसा इंडस, सतलज, और आप कह सकते हैं यहाँ पे हम जो है चेनाब रिवर की बात कर रहे हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। यहाँ पे ये 7 नदियां हैं जो सप्त सिंधु स्टेट की हैं, ठीक। सरस्वती, विपाशा, परुशनी, वितस्ता, सिंधु, शुतुद्री, अस्किनी, ठीक है। रिवर यमुना, गंगा आर मेंशन इन द ऋग्वेद 3 एंड 1 टाइम्स ओनली। ध्यान रखिएगा, जब हम यमुना नदी की बात करते हैं और गंगा नदी की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यमुना नदी का जो है, यमुना नदी के बारे में ऋग्वेद में कितनी बार मेंशन किया गया है? तो यमुना के बारे में 3 टाइम्स जो है मेंशन किया गया। वहीं जब हम गंगा की बात करते हैं तो गंगा के बारे में बच्चों एक बार ही केवल मेंशन किया गया है। ध्यान रखिएगा, यमुना के बारे में 3 टाइम्स मेंशन किया गया, वहीं गंगा के बारे में एक बार ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। ये जो 7 नदियां हैं सप्त सिंधु स्टेट की, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, कौन कौन सी हैं और उनका मॉडर्न नाम क्या है, ठीक। बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अ रिवर ऑफ कश्मीर, मरुद वृद्धा इज ऑल्सो मेंशन, ठीक है। एक कश्मीर का नदी है मरुदवृद्धा, इसके बारे में भी जो है ऋग्वेद में मेंशन किया गया। रिवर इंडस इज मेंशन फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा, यमुना के बारे में 3 बार मेंशन किया गया, गंगा के बारे में 1 बार मेंशन किया गया है। उसके बाद पूछा हुआ है इंडस, जिसको हम सिंधु नदी कह रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है सबसे ज्यादा बार किस नदी के बारे में ऋग्वेद में मेंशन किया गया है? सिंधु के बारे में, यानी कि इंडस के बारे में सबसे ज्यादा बार मेंशन किया गया है। वाइल सरस्वती किस रिवर को जो है सबसे ज्यादा पूजनीय या फिर मोस्ट सेक्रेड रिवर जो है ऋग्वेद पीरियड का, ऋग्वेदिक एज का कौन सा, या फिर ऋग्वेद में जो है मोस्ट सेक्रेड रिवर किसको कहा गया है? सरस्वती को कहा गया है। और सबसे ज्यादा बार किसके बारे में मेंशन किया गया है? इंडस के बारे में मेंशन किया गया है। बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग, इंडस रिवर के बारे में सबसे ज्यादा बार मेंशन किया गया है। Just wait for a few seconds. ठीक है बच्चों, हम लोगों ने देख लिया कि सबसे ज्यादा बार इंडस रिवर के बारे में मेंशन किया गया है। उसके बाद जो है सबसे ज्यादा सेक्रेड जो रिवर है हमारी, वो कौन सी है बच्चों? सरस्वती नदी है। सरस्वती was the most sacred river which was known as Mate Tama,
माते तमा बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स, ठीक है। तो माते तमा सरस्वती को जहाँ मोस्ट सीक्रेट रिवर कहा गया है, इसको जो है हम माते तमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। माते तमा जिसका मतलब होता है बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स, ध्यान रखिएगा, वही ध्यान रखिएगा इसके बारे में। माते तमा कहा गया है, या फिर देवी तमा कहा गया, या फिर नदी तमा कहा गया है। तो देखिए माते तमा का मतलब होता है कि बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स, वहीं देवी तमा का मतलब होता है बेस्ट ऑफ ऑल गॉडेसेस, ठीक है। उसका नदी तमा का मतलब होता है बेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये माते तमा, देवी तमा या फिर नदी तमा जो है, किस नदी को कहा गया? सरस्वती को कहा गया है, सरस्वती नदी को। और इसे ही कहा गया ये मोस्ट सेक्रेड रिवर है, ठीक। कहाँ पे कहा गया? ऋग्वेद में कहा गया। इंडस के बारे में सबसे ज्यादा बार मेंशन किया गया है। वहीं अगर हम पूछेंगे कि कौन सी वो कश्मीर की नदी है जिसके बारे में ऋग्वेद में मेंशन किया गया है बच्चों, तो मरुधवृधा जो है, ये मरुधवृधा रिवर के बारे में जो है आप कह सकते हैं ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद जो है हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि किस रिवर का जो है एंशिएंट नेम क्या था और मॉडर्न नेम क्या था, ठीक है। उसके बाद हम थोड़े से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंडस इज कॉल्ड हिरण्यनी फॉर इट्स इम्पोर्टेंस एंड द प्लेस वेयर इट फॉल्स कॉल्ड पेरावत और अरेबियन सी। तो देखिए बच्चों कह रहा है कि इंडस को जो है हिरण्यनी कहा गया है, ठीक है। और जिस जगह पे ये गिरता है इंडस, उसको क्या कहा गया? पेरावत कहा गया, पेरावत, या फिर जो है अरेबियन सी कहा गया है। गंगा यमुना द्वीप एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज वर कॉल्ड एज ब्रह्मर्षि देश, ठीक है। तो अब हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि पी जगन्नाथ झा जी का मानना था कि आर्यंस का जो होमलैंड था वो ब्रह्म ऋषि देश था। हम लोगों ने इसी नाम के बारे में पढ़ा था। तो ये ब्रह्म ऋषि देश किसको कहा जाता? जो गंगा यमुना द्वीप है बच्चों, और जो उसका एडजॉइनिंग एरियाज है थे, उसी को ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है, ठीक है। तो गंगा यमुना द्वीप एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज, इसको क्या कहा गया? ब्रह्म ऋषि देश। और किसके द्वारा कहा गया था? आर्यंस ने ये कहा था कि ये ब्रह्म ऋषि देश है। कौन सा जगह? जो गंगा यमुना द्वीप है और जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं उनको ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है। दे गिव द नेम मध्य देश टू द एरिया बिटवीन हिमालय एंड विंध्याचल। जहां आर्यंस ने गंगा यमुना द्वीप और जो उसके एडजॉइनिंग एरियाज थे उनको ब्रह्म ऋषि देश कहा, वहीं जब हम बात करते हैं हिमालय एंड विंध्याचल माउंटेन रेंजेस की, इनके बीच का जो एरिया था बच्चों, उनको जो है कहा गया मध्य देश, ठीक। तो हिमालय और जो विंध्याचल माउंटेन रेंजेस हैं, इनके बीच का जो एरिया है उसको क्या कहा गया? मध्य देश कहा गया है, ठीक। Later, Aryans expanded themselves to the whole of North India and the area come to be known as आर्यव्रत। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जहाँ हम लोग ब्रह्म ऋषि देश की बात कर रहे थे, मध्य देश की बात कर रहे थे, उसके आपको देखने को मिलेगा कि आगे चल कर के आर्यंस जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है बस चुके थे, और उनको कहा गया एंड द एरिया, जिस एरिया में ये आर्यंस बसे उनको जो है आर्यवत कहा गया, ठीक है। आर्यवर्त कहा गया। चलिए अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी रिवर्स हैं, उनके एंशिएंट नेम्स क्या हैं एंड मॉडर्न नेम्स क्या हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ पूछा हुआ है कि रिवर्स ऑफ ऋग्वेदिक एज, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अस्कनी का मॉडर्न नेम क्या है, या फिर आप कह सकते हैं कि रवि नदी को जो है, रवि नदी का एंशिएंट नेम क्या है। तो ये इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बहुत बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद जो है हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए बच्चों, अस्किनी का जो मॉडर्न नाम है वो क्या है? चेनाब है। विपाशा का जो मॉडर्न नाम है बच्चों वो ब्यास है। परुशनी, रवि, वितस्ता, झेलम, पुभा, काबुल, प्रुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुवस्तु, श्वेत, सदन सदानीरा, गंडक, शुतद्री,
सतलज, वहीं ग्रीष्मवती घग्गर को कहा गया है। चलिए थोड़े थोड़े से पॉइंट्स को और हम देखते हैं, उसके बाद हम जो है PYQs की तरफ मूव करेंगे। देखिए साथ साथ जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को लेकर के हमें चलते रहना है, ताकि आपको पता लग सके कि किस प्रकार से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी के हिसाब से जो है आप चीजों को पढ़ते हुए चले। वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड श्रुति। जो वैदिक लिटरेचर है बच्चों, उन्हें जो हम श्रुति भी कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स में कि किसको श्रुति कहा गया है। वैदिक लिटरेचर को जो है श्रुति कहा जाता है। ठीक, वेदास आर द मोस्ट एंशिएंट लिटरेचर इन इंडिया। ये सभी बच्चों को पता होगा जो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एटलीस्ट उन बच्चों को जरूर पता होगा कि एंशिएंटली भारत का जो एंशिएंट लिटरेचर है वो क्या है। ये जो वेदास है बच्चों, यही जो है भारत की एंशिएंट लिटरेचर है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अभी आगे चल करके इन चारों वेद के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस वेद में जो है किस चीज के बारे में बताया गया है। तो ये याद रखिए आप लोग, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और इसमें जो सबसे पुराना वेद है, ओल्डेस्ट वेद है, वो ऋग्वेद है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हो कि किसे जो है त्राई कहा जाता है या फिर वेद त्राई कहा जाता है, तो यही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को जो है बच्चों वेद त्राई या फिर जो है त्राई कहा जाता है। उसके बाद ये जो पॉइंट लिखा हो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा अभी तक कि सभी वेद्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो संहिता है, जो ब्राह्मण्स हैं, वो वेद का जो है कर्म कांड को सेगमेंट जो है उसको फॉर्म कर रहे हैं। वहीं जब हम आरण्यक की हम बात करते हैं, आरण्यक और उपनिषद, ये जो है वेद के ज्ञान कांड को फॉर्म कर रहे हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितनी सूक्त हैं और कितनी ऋचा हैं। ठीक है, यानी कि ऋचा यानी कि वर्सेस हैं। ठीक, तो ऋग्वेद में बच्चों 10 मंडल है, ध्यान रखिएगा 10 मंडल जो है ऋग्वेद में है। वहीं 1028 सूक्त जो है ऋग्वेद में है, 10552 ऋचा या फिर वर्सेस जो है ऋग्वेद में है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऋग्वेद के वो कौन से मंडल हैं जो सबसे प्राचीन हैं। तो 2 to 7 मंडल्स ऑफ ऋग्वेद आर नोन टू बी द एंशिएंट, मोस्ट एंशिएंट। ठीक है, अब हम मूव करते हैं बच्चों प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे। उसके बाद जो है रिमेनिंग पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, मैंने आप लोगों से बोला भी था कि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। जब हम शुरू में पॉइंट्स को पढ़ रहे थे, वहां पे मैंने कहा था कि आर्यन शब्द का मतलब पूछा हुआ है। क्लासिक संस्कृत में आर्यन शब्द का मतलब क्या होता है, या फिर आर्यन का मतलब क्या होता है, ग्रेट या फिर हाई बॉर्न या फिर नोबल मैन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा। टर्म आर्यन डिनोट्स, यूपीएससी के 1999 एंड यूपीपीसीएस के प्री 1999 का ये क्वेश्चन है। टर्म आर्यन का मतलब क्या होता है। आर्यन इज अ टर्म मीनिंग नोबल। हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, बार बार चीजों को, एक ही चीज को हम नहीं पढ़ेंगे। ग्रेट या फिर हाई बॉर्न। क्लासिक संस्कृत की हम बात करते हैं, मतलब होता है, शब्द का मतलब होता है नोबल मैन। The word was used by the people of the Vedic period in India as an ethical label for themselves as well as to refer noble class. ठीक है, scholar point out that even in the ancient times the idea of being an Aryan was religious, cultural and linguistic, not racial. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं आर्यन जो शब्द वो क्या डिनोट कर रहा, सुपीरियर रेस को डिनोट कर रहा। बच्चों डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। सुपीरियर रेस कहिए या फिर नोबल मैन कहिए या फिर जो है आप कह सकते हैं हाई बॉर्न कहिए या फिर ग्रेट कहिए, क्या लिखा हुआ देखिए। लिखा मीनिंग ऑफ द टर्म आर इन द क्लासिकल संस्कृत। तो क्लासिकल संस्कृत की अगर हम बात करेंगे, क्लासिक संस्कृत में तो हम लोगों ने देखा था कि इसको नोबल मैन कहा गया है, इस आर्य शब्द का मतलब। तो अब हमारे पास जो है देख सकते हैं आप, ऑप्शन भी आ गया नोबल मैन। क्लासिक संस्कृत में जो आर्य का मतलब होता है नोबल मैन।
और हम लोगों ने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि सबसे पुराना वेद क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था। पहले फटाफट जो है आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिए कि विच कौन सा जो है वेद जो है सबसे पुराना है। 4 वेद के नाम पहले मुझे चैट बॉक्स में आप लोग ये भी बताइए कि वो कौन कौन से 4 वेद हैं। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने लिखा है ऋग्वेद, ठीक है, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। शाबाश, वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने इन चारों वेदों का नाम लिखा है उनको वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है बच्चों। ओल्डेस्ट वेद जो है इन चारों में ऋग्वेद है। और हम लोग ने त्राई का मतलब त्राई शब्द पढ़ा था, ठीक है, वेद त्राई भी पढ़ा था। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिला करके जो है त्राई वेद, त्राई कहा जाता है या फिर वेद त्राई कहा जाता है। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो हमने अभी क्या पढ़ा बच्चों, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ठीक। इंडियन लिटरेचर की अगर हम बात देख सकते हैं आप, उत्तराखंड में आया हुआ है, यूपी पीसीएस में आया हुआ है, फिर उत्तराखंड के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडियन लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं, वेदास आर द मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्चर्स विच आर 4 इन नंबर्स, ठीक है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जो ऋग्वेद है बच्चों इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ओल्डेस्ट अमंग ऑल दी, सबसे पुराना सबसे महत्वपूर्ण वेद जो है ऋग्वेद है। त्राई शब्द को मैंने आप लोग को बताया 3 वेदों को मिला करके बनता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, त्राई इज अ नेम फॉर 3 वेदास। उसके बाद लिखा हुआ बी लिखा हुआ है धम्मा, संगा, बुद्धा। तीसरा लिखा हुआ 3 गॉड्स इन हिंदू पैंथन। उसका देखते हैं हम चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या लिखा हुआ है। चौथा ऑप्शन लिखा हुआ 3 सीजन। तो त्राई वेद, जो त्राई शब्द है उसका मतलब क्या है, एक बार फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। त्राई पूछा, त्राई का मतलब क्या है? तो 3 वेदास जो पहला ऑप्शन है हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को पर मिला करके बनाया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आर कॉल्ड वेद त्राई और सिंपली त्राई, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In which Vedic text the term Varna is found referred for the first time? तो देखिए क्या कह रहा है, किस वेद, किस वैदिक टेक्स्ट में, वो ऑप्शन दिया हुआ है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। यहाँ पे किसमें जो है जो वर्ण शब्द है इस इसके बारे में, इसके ये जो वर्ण शब्द है पहली बार यहाँ पे मेंशन किया गया या फिर पाया गया है। इन विच वैदिक टेक्स्ट टर्म वन इज फाउंड रिफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, ठीक है। The Varnas have been known from Rigved since a hymn in the Rigved portrays the Brahman, the Kshatriya, the Vaishya and the Shudra। तो ब्राह्मण शब्द का जो मतलब दिया हुआ है प्रीस्ट, क्षत्रिय जो नोबल, वैश्य कॉमनर and the Shudra servant, take issued forth at creation from the mouth, arms, thighs and the feet of the Purush. Although the literal meaning, sorry, although the literal meaning of the word varn is color or class in Sanskrit। तो यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, वर्ण जो शब्द है इसके बारे में सबसे पहले जो ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, जहाँ पे ऋग्वेद में जो है ब्राह्मण 4 जो वर्ण है बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप कह सकते हैं, जो कि उसके बाद जो है कहा गया है कि जो जो लिटरल मीनिंग है इस वर्ण का, उसका मतलब क्या होता है, कलर या फिर क्लास संस्कृत में, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स।
अगला पॉइंट देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, द पुरुष सूक्त रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन। तो देखिए जो पुरुष सूक्त लिखा हुआ है बच्चों, जो पुरुष सूक्त है जो कि वर्ण सिस्टम से रिलेटेड है, ये ओरिजिनली जो है कहाँ पे मिला था? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, या फिर जो है मनुस्मृति में। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद में ओरिजिनली जो है इसके बारे में आपको देखने को मिलता है। चलिए अब हम जो है अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले हम फिर से इनिशियल जो जिस्ट वाला पॉइंट है जहाँ पे हम पहले 10 मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ मंडल्स के बारे में। चलिए बच्चों, हम लोगों ने जो है ऋग्वेद के बारे में इतनी सारी बातें पढ़ ली थी कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,552 ऋचा है, उसमें वर्ष हैं, एंड 2 to 7 मंडल जो है ऋग्वेद का वो मोस्ट एंशियंट है। अब ऋग्वेदिक मंडल्स के बारे में हम देख लेते हैं और उनके राइटर्स कौन है ये भी हम पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन मंडल से क्वेश्चन पूछा गया है। जब तक हम एक बार इसको पढ़ेंगे तब तक जो है आपके लिए जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होगा। एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पर आते हैं बच्चों। मंडल्स की हम अगर बात करते हैं तो पहला जो मंडल है उसके राइटर कौन है बच्चों? मधुत चंद जो है पहले मंडल के राइटर हैं, ठीक है, मधुत चंद नाम है बच्चों। एंड दीर्घ आत्मा जो है, मधुत चंद और दीर्घ आत्मा जो है फर्स्ट मंडल के राइटर हैं। वहीं जब हम बात करते हैं सेकंड मंडल की, सेकंड मंडल के राइटर कौन है? घृत समद जो है सेकंड मंडल के राइटर हैं, ठीक। वहीं थर्ड मंडल की हम बात करते हैं, विश्वामित्र जो है थर्ड मंडल के राइटर है, विश्वामित्र जो है थर्ड मंडल के राइटर। फोर्थ मंडल के वामदेव, फोर्थ मंडल के राइटर कौन है बच्चों? वामदेव जो है फोर्थ मंडल के राइटर। वहीं फिफ्थ मंडल के राइटर अत्रि हैं, फिफ्थ मंडल के राइटर कौन है? अत्रि। सिक्स्थ मंडल की हम बात करते हैं, सिक्स्थ मंडल के राइटर जो हैं भारद्वाज। वहीं सेवंथ के वशिष्ठ जो है सेवंथ मंडल के राइटर है। वशिष्ठ कौन? वशिष्ठ जो है सेवंथ मंडल के राइटर हैं। एट्थ के कर्म और अंगिरस, और नाइन्थ की जब आप बात करते हैं अंगिरस कश्यप जो है, अंगिरस और कश्यप एक्सेट्रा जो है नाइन्थ मंडल के राइटर हैं। वहीं जब हम बात करते हैं टेंथ मंडल की, तो टेंथ मंडल के जो राइटर हैं बच्चों भीमदा, त्रित, इंद्राणी, साची, श्रद्धा एक्सेट्रा, ये सभी के सभी जो है टेंथ मंडल ऑफ ऋग्वेद की जो है राइटर है। एक बार आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम एक बार फिर से आपको रिकॉल कराते हैं कि किस मंडल के कौन राइटर है। अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फर्स्ट मंडल मधुत चंद दीर्घ आत्म, सेकंड के घृत सम्मत, थर्ड के विश्वामित्र, फोर्थ के वामदेव, फिफ्थ के अत्रि, सिक्स्थ के भारद्वाज, सेवेंथ के वशिष्ठ, एट्थ के कर्म अंगिरस, नाइन्थ के अंगिरस कश्यप एक्सेट्रा, टेंथ के भीमदाकृत, इंद्राणी, सची और श्रद्धा, ये सभी के सभी जो टेंथ मंडल के राइटर हैं। अब हम गायत्री मंडल की हम बात गायत्री मंत्र की हम बात करते हैं, जहां हम लोगों ने देखा था कि जो 2 to 7 मंडल है ऋग्वेद का उसको हम मोस्ट एंशियंट मंडल कहते हैं, ठीक है। गायत्री मंत्र की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गायत्री मंत्र जो है किस मंडल में मेंशन किया गया है बच्चों? तो गायत्री मंत्र जो है थर्ड मंडल, ऋग्वेद के थर्ड मंडल में जो है गायत्री मंत्र के बारे में मेंशन किया गया है।
उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया है। विश्वामित्र के द्वारा जो है गायत्री मंत्र को लिखा गया है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया है। आखिर ये गायत्री मंत्र जो है किसको डेडिकेटेड है। लॉर्ड सन यानी कि सूर्य भगवान सूर्य को जो है ये गायत्री मंत्र डेडिकेटेड है, जिसको विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया है और ऋग्वेद के 3rd मंडल में है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा भी था ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है विश्वामित्र जो है उसके राइटर है, इन्हीं विश्वामित्र जी के द्वारा गायत्री मंत्र को लिखा गया है, जो कि भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। ऑल 114 मंत्रास इन द 9th मंडल आर डेडिकेटेड टू सोम। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है 9वां मंडल जिसके राइटर अंगिरस, कश्यप एटसेट्रा रहे हैं। तो ये जो 114 मंत्र 9वें मंडल का ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो 114 मंत्र लिखे हुए हैं वो किसको डेडिकेटेड है। जहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि गायत्री मंत्र भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है, वही एक और पॉइंट हम देखने को मिल रहा है कि जो 9th मंडल है जिसमें 114 मंत्र हैं वो जो है डेडिकेटेड है सोम को जो है डेडिकेटेड है। ठीक है, 3 वर्णास आर डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग नेमली। देखिए जब आप बात करते हैं ऋग्वेद की, हम यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, तो जो शुरुआत में जो 3 वर्ण के बारे में डिस्क्राइब किया गया ब्रह्म क्षत्रिय एंड वैश्य, ठीक है, 3 वर्णास के बारे में डिस्क्राइब किया गया बिगनिंग में, वो कौन कौन से हैं, ब्रह्म क्षत्रिय एंड वैश्य। ठीक, जब वर्ड शूद्र इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पुरुष सूक्त ऑफ द 10th मंडल, जब आप 10th मंडल की बात करते हैं तो 10th मंडल को विमात्रित, इंद्राणी, सची, श्रद्धा एटसेट्रा के द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो इसी 10th मंडल के पुरुष सूक्त में जो है पहली बार जो है शूद्र शब्द के बारे में मेंशन किया गया है। जब हम ऋग्वेद की बात करें तो शुरुआत में ही हमें जो तीनों वर्णों के बारे में देखने को मिलता है, ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य। जब हम शूद्र की बात करते हैं तो शूद्र शब्द जो है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार मेंशन किया गया है। प्रीस्ट जो है ऋग्वेद, यहाँ भी ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, होता शब्द का मतलब क्या होता है। तो ऋग्वेद में या फिर पूछ लेगा कि ऋग्वेद में होता शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक, या फिर पूछ लेगा वैदिक पीरियड में जो है होता शब्द का मतलब क्या होता है। जो प्रीस्ट थे ऋग्वेद के उनको होता कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों, उनको होता कहा जाता था। प्रीस्ट जो थे ऋग्वेद के उनको होता कहा जाता था। ठीक, एथ्रिय एंड कौशिकी आर द 2 ब्राह्मण्स ऑफ ऋग्वेद। ये भी पूछा हुआ है कि ऐत्रेय और कौशिकी जो है ये किस वेद के 2 ब्राह्मण्स हैं। तो ऐत्रेय और कौशिकी बच्चों ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। पतंजलि के मुताबिक देयर आर 21 ब्रांचेस ऑफ ऋग्वेद। एक और क्वेश्चन आपके सामने बन गया, प्रेम से पूछा भी हुआ है कि ऋग्वेद के 21 ब्रांच हैं, ये किसने बताया या फिर किसके अकॉर्डिंग जो है देयर आर 21 ब्रांचेस ऑफ ऋग्वेद। तो पतंजलि के अकॉर्डिंग जो है ये कहा गया है कि यहाँ ऋग्वेद के जो है 21 ब्रांचेस हैं। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा है। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम जरूर मूव करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने प्रेम से क्वेश्चंस को रोका था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। चारों वेद का नाम दे दिया है और कहा है कि किस वेद में किसके बारे में किसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये आने वाले सेशन में हम देखेंगे भी, बट यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। आप लोग मैच द फॉलोइंग को मैच करके चैट बॉक्स में जरूर इसका रिस्पॉन्स कीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेदों के नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद कह रहा है एक तरफ जो है लिखा हुआ है कि किसका मतलब होता है गॉड ग्रेस, दूसरा सैक्रिफाइस प्रोसेस, तीसरा लिखा हुआ है मेडिसिन, चौथा लिखा हुआ है म्यूजिक। चलिए मैं आप लोग को एक एक का बता देती हूँ कि
मेडिसिन या फिर जो है गॉड ग्रेस की हम बात करते हैं। पहला ही पॉइंट हम लेते हैं गॉड ग्रेस के बारे में, जो है किसमें डिस्कस किया, गॉड ग्रेस के बारे में जो है ऋग्वेद में डिस्कस किया गया है। बाकी आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि मेडिसिन के बारे में या फिर सेक्रीफाइस प्रोसेस के बारे में या फिर म्यूजिक के बारे में कहाँ पे डिस्कस किया गया है। चलिए बच्चों, किस वेद में जो है डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट सेशन में हम इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।